जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपका अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पढ़ा था, उसकी पृष्ठभूमि को जाना था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल हमने देखा था ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका 30% क्या था, पीओके, 30% पीओके, और ये 10% हिस्सा अक्साई चीन। ये 10% हिस्सा क्या था, पीओके 30% और 10% अक्साई चीन। 30 और 10 40%, और जो बाकी 60% वो किसका है, भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान को हमेशा से इस बात का डर था कि भारत आज नहीं तो कल हमसे पीओके लेके रहेगा। भारत क्या करेगा, आज नहीं तो कल पीओके लेके रहेगा। तो इसने क्या किया, इस कश्मीर को 3 भागों में बांट दिया। ये पीओके हो गया, और इसके 2 भाग को और बांट दिया कि ये इस तरफ आज़ाद कश्मीर, इस तरफ बाल्टिस्तान। आज़ाद कश्मीर और बाल्टिस्तान। और जो ये हिस्सा है, ये है सियाचिन। ये वाला हिस्सा सियाचिन। तो पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाला पीओके, ये आज़ाद कश्मीर, और ये बाल्टिस्तान। यहाँ पे दोस्तों इस जगह पे है गिलगित। ये वाला हिस्सा गिलगित जो है, ये पाकिस्तान ने यूएसए को दे दिया, अमेरिका को दे दिया, और यूएसए ने यहाँ पे अपना एक वायुसेना का अड्डा खोल दिया। अब पीओके जो पाकिस्तान है वो जानता था कि भारत यहाँ तो युद्ध करेगा नहीं, क्योंकि ये अमेरिका के पास था गिलगित। और ऐसा नहीं कि हम युद्ध कर नहीं सकते, अमेरिका से लड़ सकते हैं, पर लड़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि उस जीत का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा अगर युद्ध होता है। तो यहाँ पे यूएसए कुछ हिस्सा यूएसए को दे दिया, और कुछ हिस्सा इसने चीन को दे दिया। वो आगे हम समझेंगे कैसे चीन को दे दिया। तो कुछ हिस्सा क्या किया, अमेरिका को दे दिया, कुछ हिस्सा चीन को दे दिया। और ये जो आपका ये ऊपरी हिस्सा, ये जो था, ये कश्मीर, ये जम्मू, और ये लद्दाख। ये वाला हिस्सा क्या, कश्मीर, ये जम्मू, ये लद्दाख। अब क्वेश्चन समझिए दोस्तों, पूछा जाए पीओके का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो भारत के कश्मीर से नहीं लगता है। पीओके का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो भारत के कश्मीर से नहीं लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, गिलगित जो है वो भारत के कश्मीर से नहीं लगता है। और इस इधर देखिए, इधर अगर अक्साई चीन की बात करें तो उसकी सीमा किसके साथ लगती है, लद्दाख के साथ। उसकी सीमा किसके साथ लगती है, लद्दाख के साथ। देखिए दोस्तों, अक्साई चीन मतलब किसी काम का नहीं है, सिर्फ पहाड़ी इलाका है। बस इसकी एक यही खास बात है, ये ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर रहने के कारण इससे शेष भारत को आसानी से देखा जा सकता है। इसमें कश्मीर जो है सबसे छोटा है। कश्मीर क्या है, सबसे छोटा है, लेकिन आतंकवाद भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। छोटा है, आतंकवाद भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। और कश्मीर जो है सबसे सुंदर जगह है, जो घूमने फिरने की जो अच्छी जगह है वो कहाँ पे है, कश्मीर के अंदर है। और जम्मू में तो पहाड़ियाँ हो गई, लद्दाख में भी आपके पहाड़ी इलाका है, जम्मू में भी है। जैसे जम्मू में आपका वैष्णो देवी है, जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। देखिए, देखा जाए तो कश्मीर पर 3 देशों का अधिकार है। किसका, इस तरफ से चीन, इधर से पाकिस्तान, और एक अपना इंडिया। 3 देशों का अधिकार है, चीन का, पाकिस्तान का और इंडिया का। तीनों की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अलग अलग है। जैसे कश्मीर में अत्यधिक ठंड पड़ती है, लद्दाख आपका पहाड़ी इलाका है,
जो थोड़ा बहुत जो है जम्मू है जो ठीक ठाक है, यहाँ पे घूमने लायक जगह है। वैष्णो देवी का मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। तो अब देखिए, ये हिस्सा तो अमेरिका का है। अगर भारत ये सोचता है कि अमेरिका हमारी मदद करेगा तो वो कभी नहीं करेगा। इसका कारण है क्योंकि अगर भारत की ये मदद करता है और पीओके भारत का हिस्सा हो जाता है तो अमेरिका को गिलगित से हटना पड़ेगा। अमेरिका को गिलगित से क्या होना होगा, हटना पड़ेगा, जो वो ऐसा करेगा नहीं। तो इसीलिए भारत क्या, अमेरिका जो है वो भारत की मदद कभी नहीं करेगा। अब हम कश्मीर के भौगोलिक स्थिति के बारे में समझते हैं, तो ध्यान देंगे। अब देखिए दोस्तों, कश्मीर की भौगोलिक स्थिति क्या है। कश्मीर जो है वो यहाँ पे पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, मतलब चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है। तो पर्वत जैसे यहाँ पर आपका ये जो हिस्सा हो गया, ये हो गया काराकोरम। ये क्या हो गया, काराकोरम। ये हिस्सा लद्दाख, और ये हिस्सा जास्कर, और ये हिस्सा पीर पंजाल। ये हिस्सा क्या हो गया, पीर पंजाल। ऊपर वाला काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। देखिए, दो पहाड़ों के बीच, दो पर्वतों के बीच जो चौड़ा रास्ता होता है उसे क्या कह देते हैं, घाटी कहते हैं। और ये जितने भी हैं, ये जो पर्वत हैं, इन्हें पर्वत इसलिए, ये पर्वत नहीं, ये पर्वत श्रेणियां हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इन्हें पर्वत श्रेणी क्यों कहा गया है कि जिन भी पर्वतों पर बहुत ज़्यादा, जैसे पर्वत श्रेणियों के का मतलब हो गया कि इन सभी के ऊपर और भी छोटी बड़ी बहुत सारी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये सभी क्या हैं, यहाँ पर छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और अब देखिए, इन सभी पहाड़ियों का नाम काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, काराकोरम 4, तो यहाँ पे मैप पे दिखाना बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसे K1, K2, K3, K4, K5, K6 दिखाया गया। और अब देखिए, जिसने ये गिना होगा, कोई तो होगा ना जिसने इसे गिना होगा, जिसने इसे गिना उसका नाम था गाडविन ऑस्टिन। उसका नाम क्या था, गाडविन ऑस्टिन। जो आप ये देख रहे हैं, ये इस पर्वत श्रेणी का नाम ही क्या है, K2, और इसको ही क्या कहा जाता है, गाडविन ऑस्टिन। इसी का नाम क्या है, गाडविन ऑस्टिन। देखिए, अब ये जो हिस्सा है, ये देखिए पीओके के अंदर, ये जो हिस्सा है ये किसके अंदर आता है, पीओके के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये बताइए, ये भारत का हिस्सा है, भारत का है कि नहीं है, ये भारत का है, ये है भारत का, लेकिन है किसके अंतर्गत, पीओके के अंदर है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 या गाडविन ऑस्टिन। और बोले भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम की पहाड़ियों पर है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि पीओके हम ले आते हैं, अगर हम लोग पीओके वापस ले आते हैं तो ये सवाल ही ख़त्म हो जाएगा, भारत की और भारत में, ये सवाल ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब पीओके आ ही गया तो भारत का हिस्सा हो गया, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी या भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, K2 गाडविन ऑस्टिन। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिक्किम, जो कंचनजंगा, जो सिक्किम की पहाड़ियों पर है। वो तो शुक्र है कि पीओके बिहार या यूपी के नज़दीक नहीं है। सोचिए, अगर ये बिहार या यूपी के नज़दीक होता तो पीओके का क्या हाल होता। लड़कों की तो बात ही छोड़ दी, लड़कियां पीओके को उठा के ले आती, पूरा का पूरा हिस्सा ही ले आती, सिर्फ लड़कियां। हमको तो लगता है 1-2 बीघा ज़मीन और ले आती पाकिस्तान से। वो तो शुक्र है, इनकी किस्मत अच्छी है जो बिहार और यूपी वालों के पल्ले में नहीं पड़ा, नहीं तो अब तक बर्बाद हो चुका होता। यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कब हम बर्बाद कर दें पाकिस्तान को। तो क्या है, भारत की
सबसे ऊंची चोटी K2 और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम की पहाड़ियों पे है। अब देखिए दोस्तों, दो पहाड़ियों के बीच जो चौड़ा रास्ता होता है, दो पहाड़ियों के बीच जो चौड़ा रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। लेकिन उन्हीं दो पहाड़ियों के बीच जो पतला रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच जो पतला रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक दर्रा है, क्या इसका नाम क्या है? कराकोरम पर्वत श्रेणी के पास है ये दर्रा है, तो पतला रास्ता, इसे कहेंगे कराकोरम दर्रा। क्या है? कराकोरम दर्रा। तो कराकोरम दर्रा किसको किसको जोड़ रहा है? भारत और चाइना को। किसको जोड़ रहा है कराकोरम दर्रा? भारत और चाइना को। यहाँ पर है बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा जो किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान को। किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान को। अभी हमने देखा था यहाँ ये जम्मू, ये लद्दाख, तो दोनों में ही पहाड़ियाँ हैं। और ये ऊपर कश्मीर आतंकवादियों का गढ़, जहाँ ठंडी भी अधिक पड़ रही है। लद्दाख में पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। और एक जम्मू है जो ठीक ठाक है, जिसका हाल कैसा है? बढ़िया है, जो बढ़िया हाल में है। तो जम्मू क्या है? बढ़िया हाल में है। तो इसी बढ़िया हाल से यहाँ पे क्या आ जाएगा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ता है। तो कौन कौन से दर्रे हो गए? कराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो कराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? भारत और चीन को। बुर्जिला दर्रा किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और भारत को। और बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? कश्मीर को अन्य राज्यों से जोड़ता है। तो ये तीन दर्रे हैं। दर्रा किसको कहते हैं? समझिए। दो पहाड़ियों के बीच जो चौड़ा रास्ता होता है वो क्या कहलाते हैं? घाटी कहलाते हैं। और दो पहाड़ियों के बीच जो पतला रास्ता होता है वो दर्रा होता है। कौन कौन से दर्रे हैं? कराकोरम दर्रा जो किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो कश्मीर को अन्य राज्यों से जोड़ता है, भारत के अन्य राज्यों से जोड़ता है। तो उसको कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब भारत के साथ एक गलत क्या हो गया? यहाँ पर कराकोरम हाईवे था, जो कराकोरम हाईवे यहाँ पर जो चाइना को पाकिस्तान से जोड़ता था। किससे जोड़ता था? चाइना को पाकिस्तान से। तो चाइना को किससे जोड़ता था? पाकिस्तान से जोड़ता था। तो चाइना ने क्या किया? इसको आगे तक बढ़ा दिया और पाकिस्तान तक, मतलब पीओके को जोड़ते हुए आगे तक ले आया। और इस सड़क का ये जो सड़क थी, इस सड़क का नाम रखा गया CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या फुल फॉर्म है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो हाईवे था इसका नाम था CPEC, जो चाइना ने पाकिस्तान की मदद से आगे बढ़ा दिया। अब देखिए इससे हमारा लॉस क्या है, लॉस को समझिए। देखिए बताता हूँ मैं, जैसे इस नक्शे पे आते हैं, यहाँ देखिए ये चीन है, ये आपका POK। चीन को जब व्यापार करना होता था तो वो पहले इधर से होते हुए, और ये तो आपको भारत का मैप है, वर्ल्ड मैप में आपको पता चल जाएगा, इधर से होते हुए और इन हिस्सों से होते हुए, मैं समुद्री मार्ग है इधर, समुद्री मार्ग से होते हुए उसको हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए और इधर से जाते हुए इन्हें ईरान या सऊदी अरब, इराक से बिजनेस करना होता था। क्योंकि देखिए इराक और ईरान में क्या था, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी का कमी था। उनके पास क्या था? टेक्नोलॉजी का कमी था। लेकिन सऊदी अरब, ईरान, इराक में क्या है, वहाँ तेल बहुत है, वो बैठे बैठे ही अमीर हो गए हैं। उन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। और चाइना के पास क्या है कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, तो उन्होंने क्या किया? उनके साथ व्यापार आरंभ किया और वो वहाँ से आते थे और इनसे अपना जो भी तेल वेल खरीदते थे और अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने बढ़ावा दिया। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, लेकिन आज के समय में चाइना कहाँ, किस देश में नहीं है, हर जगह चाइना ने अपना
मतलब एक स्थापित कर लिया, हर जगह इंडस्ट्रीज बैठा दी है। आज वो एशिया का मरीज नहीं, एशिया का डॉक्टर कहलाता है। तो अब चाइना को तो सोचिए, जब ये यहाँ से इतना घूम के आता था और यहाँ पे कितना खर्च बढ़ता होगा। अगर वो सीधे सीधे हवाई जहाज से जाता तो उससे जितना समुद्री मार्ग से जाने में जितना खर्चा है उससे दोगुना तिगुना हवाई जहाज मार्ग से जाने में, उससे फिर सामान लाने में खर्चा था। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान को इसने 90 अरब डॉलर का कर्जा दिया और बोला, पाकिस्तान ने कर्जा लिया और ये CPEC को आगे बढ़ा दिया। अब जो पाकिस्तान की GDP है वो 85 अरब डॉलर है। कितनी GDP है? 85 डॉलर। मतलब अपनी औकात से ज़्यादा इसने क्या ले लिया? कर्जा ले लिया, ये इस CPEC परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे भारत के केरल राज्य की जो GDP है वो 92 अरब डॉलर है। कितनी है? 92 अरब डॉलर। और जब केरल में बाढ़ आया था तो पाकिस्तान आया था कि मदद करने के लिए। बताइए, जिसको खुद के खाने के लाले पड़े हैं वो केरल की मदद करेगा। इस पाकिस्तान की GDP ही 85 अरब डॉलर है और हमारे अकेले केरल जो छोटा सा राज्य, आप देखना, आपने कल जो मैंने नक्शा दिखाया था, ये देखिए, ये है, ये आपका केरल है छोटा सा। ये जो हिस्सा है मैं दिखा देता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये छोटा सा हिस्सा केरल है। ये छोटा सा हिस्सा क्या? केरल है। इसकी अकेले की GDP 85 अरब डॉलर है और ये बाढ़ के समय में पैसा देने आया था। अब देखिए, इससे हमारी सड़क से किसको फ़ायदा हुआ? चाइना को फ़ायदा हुआ। और घाटा किसको हुआ? भारत को घाटा हुआ। और जो प्रधानमंत्री हमारे रहे, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या हमारे 56 इंच वाले मोदी जी, इनमें से किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अगर इतना ही है तो अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी बना के दिखाए सड़क, नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही बनाने जाएंगे वैसे ही चाय चू चू करने लगेगा चाइना वाला। तो अब देखिए इसमें हमारा लॉस क्या हुआ। अब यहाँ पे लॉस क्या है, यहाँ से अब जो चाइना है यहाँ से नहीं जाके अब यहाँ से जाने लग गया वो डायरेक्ट। उसने अपना समय बचा लिया, भारत को ठेंगा दिखा दिया। लेकिन कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा जो सियाचिन था, ये सियाचिन, कल मैंने बताया था आपको कि विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन है। सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन है। यहाँ का जो तापमान है -56 डिग्री सेल्सियस है। क्या हुआ, यहाँ जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, तो हम यहाँ पर रहकर देख सकते हैं कि चाइना जो है कि कितने ट्रक आ रहे हैं, कितने ट्रक जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, अब जो मोदी जी ने क्या किया, ईरान गए और ईरान से बोले। ईरान आपका इस तरफ है, ये यहाँ से आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर ईरान। मोदी जी ईरान गए और ईरान से बोले कि देखो, अभी तुम्हारा कोई पेट्रोल नहीं खर्च कर रहा है। अमेरिका ने साफ मना कर दिया था, धमका दिया था, कोई किसी इसके साथ सौदा नहीं करेगा। मोदी जी गए, बोले देखो अभी अब तुमसे कोई भी पेट्रोल नहीं खरीद रहा है और अमेरिका ने मना कर रखा है, लेकिन हम फिर भी तुमसे पेट्रोल लेंगे, ठीक है। और रहा अमेरिका का बात, तो हम देख लेंगे, रूस को फ़ोन करेंगे, एक बार में समझ जाएगा अमेरिका। बस तुमको मेरा एक काम करना होगा। तो क्या काम करना होगा? तुमको मुझे जो आपका चाबहार बंदरगाह है, ईरान के पास चाबहार बंदरगाह है, वो आप हमको दे दीजिए। ईरान ने कहा ठीक है। तो देखिए यहाँ चाबहार बंदरगाह हो गया, सीधे सीधे नज़र रख सकते हैं पाकिस्तान पर। इधर से CPEC परियोजना जो चाइना ने बनाई थी यहाँ पाकिस्तान जाने के लिए, तो हम इस पर नज़र रख सकते थे सियाचिन से। अब भारत ने क्या किया, यहाँ से एक रेलवे योजना बनाई जो अफ़गानिस्तान तक गई और अफ़गानिस्तान के एक बंदरगाह पर, वहाँ पे अफ़गानिस्तान का एक बंदरगाह ले लिया, वहाँ पे एक वायुसेना अड्डा बना दिया और रेलवे लाइन द्वारा माल ट्रेन चलाई गई, जिसमें 11 लाख टन गेहूँ अफ़गानिस्तान भेजा गया। वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। वो मतलब भारत को बहुत मानते हैं कि बहुत अच्छा देश है भारत। अफ़गानिस्तान के लोग बहुत मानते हैं। अफ़गानिस्तान के पास जो था, मतलब अनाज नहीं था तो भारत ने दिया। अफ़गानिस्तान के पास बिजली घर नहीं थी तो सलमा बिजली विद्युत परियोजना भारत ने लगवाया। उनके पास संसद भवन नहीं था, भारत ने बनवाया। मोदी जी अभी कुछ दिन पहले गए थे, उसका उद्घाटन करके आए थे।
अब देखिए अफ़गानिस्तान भी उसी तरह परेशान है जैसे भारत पाकिस्तान से परेशान है। सेम अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान से परेशान है। अफ़गानिस्तान में सिर्फ आतंकी भर गए हैं। ये इधर आपका पाकिस्तान है और उसके सटल क्या है, अफ़गानिस्तान है। तो जिस तरह भारत परेशान है उस तरह अफ़गानिस्तान परेशान है। तो चाणक्य नीति है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अफ़गानिस्तान के यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक रेलवे परियोजना बनाई, यहाँ एक वायुसेना अड्डा बना लिया उसके बंदरगाह पे। अब देखिए पाकिस्तान को क्या लगा कि ये लगता है इंडिया पागल हो गया है, रेलवे मतलब रेलवे लाइन बिछा के क्या फ़ायदा होने वाला है। अचानक से उसको पता चला, क्या पता चला कि DRDO ने एक ऐसा मिसाइल सैंपल बनाया है जो लगभग आधा किलोमीटर लंबा है और उस मिसाइल सैंपल को माल ट्रेन के ऊपर रखा गया। पाकिस्तान का हालत ख़राब। अब देखिए वो कहाँ से गिर गया। इधर से अफ़गानिस्तान से नज़र रख सकते थे और यहाँ से रेलवे लाइन पे जो माल ट्रेन में मिसाइल का जो सैंपल था वो ज़्यादा कुछ बोलेगा, बस आगे लोको पायलट बैठा है, यहाँ से कंप्यूटर से ऑपरेट करना है, मिसाइल दागना स्टार्ट। इधर से हम सियाचिन से नज़र रख सकते थे और इधर हमने चाबहार बंदरगाह ले लिया था। तो यहाँ चारों तरफ से हम इस पर नज़र रख पा रहे थे। क्या कर रहे थे, चारों तरफ से नज़र रख पा रहे थे। अब ये कैसे संभव हुआ, मोदी जी ही हैं जो ये कर पाए। अब जो आदमी अपनी पत्नी से नहीं डरा तो वो किससे डरेगा, तो ये मोदी जी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे और बाकी हम कल पढ़ेंगे, कल और जानेंगे। इसके आगे भी हम पढ़ना है अभी। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल है, उत्तराखंड है, बहुत कुछ है। तो अगर आज का आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।